So in this video we are going to learn about NCERT 90-day challenge. First of all we have to learn about what is the 90-day challenge. Like आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू की होगी और वो भी 4 से 5 महीने से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बट स्टिल उनको लग रहा है कि उनके एनसीईआरटी फिनिश नहीं हो रही है। या फिर कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो 1-2 महीने से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और वो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के अंदर उलझ के रह गए। लाइक अगर वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़े जा रहे हैं, वो नेक्स्ट सब्जेक्ट पर स्विच नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आपने एनसीईआरटी पढ़ दी है, आपने फिनिश कर ली है एनसीईआरटी को, बट स्टिल आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू, एज वेल एज फॉर दोज एस्पिरेंट जिन्होंने अभी तक तैयारी को शुरू नहीं किया है, जो ये सोच रहे हैं कि उनको तैयारी शुरू करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। आपको किन गलतियों से बचना है और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाने हैं, और वो भी 90 दिनों के अंदर, यानी कि 3 महीनों के अंदर। मेरे से बहुत सारे एस्पिरेंट बोलते हैं कि 90 दिनों में एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा मुश्किल तो है, बट बिलीव मी, अगर आप इन सारे रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं देन 3 मंथ इज द मोर देन इनफ फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर एनसीईआरटी सब्जेक्ट। ठीक है, इस 3 सब्जेक्ट को आप एनसीईआरटी को इन 3 महीनों में यूपीएससी के लिए कैसे पढ़ पाएंगे वो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। सो चलते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। एनसीईआरटी को यूपीएससी की की क्यों बोला जाता है उसको समझेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले देखिए, मैं वीडियो की लेंथ अभी थोड़ी लंबी बना रहा हूँ, चीज़ों को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इस टाइप की कैटेगरी सही रह रही है, ये तरीका थोड़ा सा सही है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी हम इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, सो हमें आपके इनिशियल सपोर्ट की नीड रहेगी। शुरुआत के 1000 सब्सक्राइबर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता है, लोग सपोर्ट दिखाते हैं और धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं। तो इनिशियली आपके सपोर्ट की नीड रहेगी, सो यू शुड टू फॉलो इट, यू शुड टू सब्सक्राइब इट एंड बिलीव मी, अभी तक मैंने 3 वीडियो किए हैं, ये चैनल का 4th वीडियो है। एंड शुरुआत के 3 वीडियो भी आपको देखना चाहिए, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इकोनॉमिक रिसोर्सेज के रिगार्डिंग बात की थी, जिसके अंदर हमने मुर्ताल सर के नोट्स का भी जिक्र किया था। इसके बाद में हमने बात की थी कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आप उस कैटेगरी में हैं कि आपको यही नहीं पता है कि तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है, तो आप चैनल पे आके उस वीडियो को देखिएगा। एंड देन आफ्टर हमने बात की थी कि अगर आप 12th पास स्टूडेंट है, अगर आप अभी एक कॉलेज के अंदर हैं, तो आपको कैसे तैयारी को करना चाहिए। हमने इन 3 डाउट को अभी तक सॉल्व किया है। एंड नाउ हम 4th वीडियो के ऊपर है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे हैं। कैटेगरी अच्छी लग रही है देन आपको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए एंड अपने फेलो स्टूडेंट के साथ में शेयर भी करना चाहिए। सो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा देन आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनसीईआरटी। आपने बहुत सारे टॉपर्स को सुना होगा जो एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं, बट मल्टीपल टाइम्स उनको ये बात आपने उनके मुँह से सुनी होगी, द एनसीईआरटी इज द फाउंडेशन ऑफ द यूपीएससी, एनसीईआरटी इज द की फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। आपने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट सुने होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एनसीईआरटी को ऐसा बोला क्यों जाता है, इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। एनसीईआरटी की 2 इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट है फाउंडेशन बनाने में और सेकंड है फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं वो, बट उससे पहले हम समझेंगे फाउंडेशन कैसे बनाता है। अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट है, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, कॉमर्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के साथ में संबंध टूट चुका होगा बहुत सालों से। आपने जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है वो पढ़े नहीं है। अब मैं आपको शुरुआत से ही अभी आपको फिर से बोलूँ कि अगर आपको पॉलिटी फिर से पढ़नी है, अगर आपको यही नहीं पता है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, जुडिशरी क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, देश दुनिया में चलने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में फ़र्क भी नहीं पता है, तब मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो आपको डेफिनेटली दिक्कत होगी। मैं आपको सिर्फ पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, ऐसा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट में आपको ऐसा दिक्कत होगी। अगर हम हिस्ट्री में बात करते हो तो हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स होती हैं। आपने देखा होगा किसी भी डेट के पीछे बीसी लिखा हुआ, किसी डेट के पीछे एडी लिखा हुआ है। ये क्या है? अगर आपको ये बेसिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्पेक्ट्रम वगैरह सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए किसकी नीड होती है? एनसीईआरटी की। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी हम सब्जेक्ट को सही से पढ़ पाएंगे। फर्स्ट रीजन तो ये है। नाउ द सेकंड रीजन इज द प्रीलिम्स। हाउ? प्रीलिम्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हर साल कैसे यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये मैं आपको 2021 तक का ग्राफ बता रहा हूँ। अभी 2022 और अगर 23 में, अगर मैं 2024 की बात करता हूँ तो 2024 में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। अगर काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 20 के आसपास आपको क्वेश्चंस देखने को, 20 से, मतलब 20 में आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20 से 30 के बीच में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे यूपीएससी 2024 के अंदर। मैं आपको डायरेक्ट और स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ, और खासकर इस बार क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ज्योग्राफी से पूछे गए थे। ये इस बार की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम मोटा मोटी तौर पर समझते हैं तो हर साल अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी के अंदर करीब 24, 22, 24, 18, 23, 18, 23, सो अगर आप 15 से काउंट करते हैं तो हर साल 20 के आसपास क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट।
तो एनसीईआरटी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट तो है ही है। काफ़ी लोग एनसीईआरटी लीव करके जाते हैं। आप सोचिए अगर आपको एनसीईआरटी से 20 से 22 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अपन कट ऑफ के बारे में समझते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है, कट ऑफ जाती है 100 के अराउंड, और अगर हमें 24 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से मिलते हैं तो हम कितने मार्क्स ला रहे हैं? 44। आगे हमें कितने मार्क्स और लाने हैं? करीब हम 50 से 56 मार्क्स लाते हैं तो हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आप सोच के चलिए कि हमारा 50% काम तो एनसीईआरटी ही कर लेता है। तो एनसीईआरटी हमारे लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। ये बात हमने समझी कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। सो नाउ हम अब चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। फिर हम चीज़ों को समझेंगे, तभी हम समझ में आएगा कि 90 दिनों में एनसीईआरटी को फिनिश कैसे करना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले यू शुड टू रीड द पीवाईक्यू। जैसे कि मैंने आपको एक तरीका बताया कि पीवाईक्यू में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आपको एक बार पीवाईक्यू पढ़ने चाहिए। वाई? लाइक आप में से बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि यूपीएससी डैट्स के बारे में पूछती है, यूपीएससी किसी भी टॉपिक को उठा के ऐसे ही पूछ लेती है। ये आपका डाउट सॉल्व तब होगा जब आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे। अगर आपने एक बार पीवाईक्यू पढ़ लिए तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी कहीं से भी स्टेटमेंट उठा के नहीं पूछती है। यूपीएससी के पूछने का एक लॉजिकल रीजनिंग है। अगर आपको वो रैशनल माइंडसेट समझ में आ गया तब आप एनसीईआरटी को सही से यूटिलाइज कर पाएंगे। वो अपन किसी और एक वीडियो में बात करेंगे कि पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करना है, बट आपको पीवाईक्यू शुरुआत में पढ़ना चाहिए। और जो वीडियो मैंने आपको कल बना के दिया था कि तैयारी शुरुआत कैसे करनी है, उसमें मैंने पीवाईक्यू के बारे में और 2-3 चीज़ें बताई थी। एक बार उस चीज़ को समझिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको पीवाईक्यू के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 पीवाईक्यू लिखे हैं, उसको अपन बाद में देखेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टू लर्न अबाउट 90 डे चैलेंज। 90 डे में एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कैसे फिनिश करना है, इस बात को हम एक बार के लिए समझते हैं। फिर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी पे शिफ्ट होंगे, वहाँ से समझेंगे एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका। देखिए, अगर हम एक सब्जेक्ट को उठाते हैं, शुरुआती तौर पे हम हिस्ट्री को उठाते हैं, ठीक है। उससे पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन से एनसीईआरटी पढ़नी है, ताकि एक बार के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा। हमें एनसीईआरटी जिस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है वो है हिस्ट्री, पॉलिटी के साथ में हमें इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़नी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है, और अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो आपको सोशियोलॉजी की भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और अगर आपके पास में टाइम है तो आपको सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी सभी को पढ़नी चाहिए। इन सभी के साथ में अगर आपको साइंस में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको 8th, 9th और 10th इन 3 साइंस की एनसीईआरटी को भी पढ़ना चाहिए। तो ये आपको टोटल एनसीईआरटी है जो आपको पढ़नी चाहिए। सो एक बार के लिए हमने ये बात कर ली। अब हम समझते हैं 90 डे चैलेंज क्या है। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के लिए हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी रहती है, किन किन सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी रहती है? हमें 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी रहती है। बट हम अब डिवाइड करते हैं और समझते हैं कि ओवरऑल हमें बुकें कैसे पढ़नी होती है। अगर हम बात करते हैं 6 की हिस्ट्री की बुक की, तो वो होती है एंशिएंट इंडिया की। एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत की। मैं आपको एक बार के लिए एनसीईआरटी खोल के बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक जिक्र और कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के बारे में। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी की बुकों को डाला है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की बुकें देखने को मिल जाती है। तो हम समझते हैं कि कौन कौन सी बुकें होती हैं। अगर हम बात करते हैं सिर्फ हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में क्लास 6 में एंशिएंट इंडिया की बुक होती है। क्लास 7 में अगर हम बात करते हैं तो मिडिवल इंडिया की बुक होती है। क्लास 8 में 2 बुकें होती है जो कि मॉडर्न इंडिया की होती है। और फिर क्लास 9, 10th और 11th ये तीनों वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक होती है। और क्लास 12th की 3 बुकें होती है जो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की होती है। आई नो कन्फ्यूजन हुआ होगा, फिर से समझते हैं। क्लास 6 में जो बुक है वो एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत की है। क्लास 7 में जो बुक है वो मिडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत की है। और क्लास 8 की जो बुक है वो मॉडर्न इंडिया की है, ठीक है। इसके बाद में बुकें आती है 9 से लेकर 11th जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री की है। अपन इस वाले पोर्शन को एक बार के लिए छोड़ रहे हैं। कारण ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से यूपीएससी आजकल इतने क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, ना मेंस में इतने क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार के लिए इस पोर्शन को हम छोड़ रहे हैं। इसको आपको पढ़ना भी लास्ट में चाहिए और शुरुआती तौर पर इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने भी नहीं चाहिए। समझदारी के साथ में स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हम फायदे में रहेंगे। तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कौन सी बुकें देखी? 3 बुकें देखी, 6, 7, 8 की। अब हम 12th की बुकें देखते हैं। 12th की हमारे पास में 3 बुकें होती है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। अब हम चीज़ों को समझते हैं कि हमें 90 डे चैलेंज में करना क्या है। देखिए, जब हम नॉर्मली एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एस्पिरेंट करता क्या है, 6 से लेकर 12th तक की बुकों को उठाता और पढ़ने लगता है। पहले 6th, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 12th, 11th और फिर 12th पे पहुँचता है, ठीक है। अब हम समझिए हम गलती क्या करते हैं कि लाइक अगर मैं आपको यहीं पे बात बताता हूँ, हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम 6 के एनसीईआरटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया को पढ़ेंगे। और जब हम 12th के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया को पढ़ेंगे। और होगा क्या, 6 में जो एंशिएंट इंडिया में लिखा हुआ है और 12th में जो एंशिएंट इंडिया में लिखा हुआ है उसमें ऑलमोस्ट सिमिलरिटी रहेगी। लाइक कहने का मतलब अगर हमें 6 में 80 पेज देखने को मिलते हैं तो हमें
ट्वेल्थ में मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, ट्वेल्थ में 140 पेज देखने को मिलते हैं, पर आप यकीन कीजिए ये जो 80 पेज है वो इन 140 पेज के अंदर शामिल है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो अपन लाइव पढ़ते हैं। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ठीक है। अगर आप इसको खोलते हैं और इसका आप इंडेक्स उठा के देखते हैं, मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी ली है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं बार बार इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा हूँ, तो आप एक बार हिंदी मीडियम से समझते हैं। ये जो शुरुआत के आप जो 3 चैप्टर देख रहे हैं, ये यूजुअली सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है उसका रिगार्डिंग है, तो इसको आप मोटा मोटे तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भी नहीं, इसको एक बार के लिए समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से ज़्यादा नोट्स बनाने की भी देर नहीं है, सिर्फ एक बेसिक समझने की हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। इसके बाद में शुरू होता है मेन पोर्शन, यहाँ से आरंभिक नगर के बारे में शुरू होती है, और यहाँ से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, और फिर यहाँ से आपको देखने को मिलती है मौर्यकालीन एम्पायर के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, फिर अशोकन के बारे में एम्पायर जानकारी देखने को मिलती है, व्यापारी यात्रा और तीर्थयात्री इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। समझ में नहीं आ रहा मुझे पता है, पर अपन जो समझने की कोशिश करें उसको समझते हैं। ये हमने एक बार 6 की एनसीईआरटी देखी, ना हम अभी 12th की एनसीईआरटी को देखते हैं जो कि एंशिएंट इंडिया की है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें क्या चीज़ें समझ में आती है। शुरुआत में हमें यहाँ पर भी वही इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। राजा, किसान और नगर जो आरंभिक राज्य थे, जो आपने शुरुआत में जो 6 में पढ़े, वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ओके, सो अब यहाँ पे थे, अब देखिए हम वहाँ पे पढ़ रहे थे तीर्थयात्री के रिगार्डिंग हमने कुछ एक चैप्टर पढ़ा था, और यहाँ पे यात्रियों की नज़र से इतिहास को समझने की जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो आप एक चीज़ को समझिए कि ऑलमोस्ट जो चीज़ें हम 6 में पढ़ रहे हैं उसी को इन्होंने 12th के अंदर बड़े फॉर्मेट में लिख के दिया है। लाइक अगर आप 6th में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक वहाँ पे बताया गया है, और उसी बेसिक को एडवांस लेवल पे 12th में बताया गया है। अगर आपने सच में भी एनसीईआरटी थोड़ा बहुत भी अगर आप याद कर पा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जिस समय हम स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ते थे तो एक चीज़ें होती थी कि किसी भी चैप्टर के पीछे लिखा हुआ होता कि आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में एडवांस लेवल पे हम चले जाते थे। तो अब हमें करना क्या है उस बात को समझिए। ये हमने समझा कि एनसीईआरटी लिखी हुई कैसे है। नॉर्मल एस्पिरेंट पढ़ेगा 6 से लेकर 12 तक, और एक एडवांस एस्पिरेंट पढ़ेगा जो सच में रियली में जानता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, वो पढ़ेगा 12 से लेकर 6 तक। क्यों, वो बात को समझिए। लाइक अगर आपने 6 की एंशिएंट इंडिया की जो बुक है इसको पढ़ने में अगर आपको लगते हैं 5 दिन, और आप देखेंगे कि 12th की जो बुक है इसको पढ़ने में आपको टाइम लगता है 6 से 7 दिन, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझते हैं, ठीक है। अगर आप शुरुआत में 12th की एनसीईआरटी को देते हैं तो आपको ये जो 7 दिन लगने वाला नहीं, आपके 8 दिन लगेंगे। कारण ये कि आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, फाउंडेशन नहीं है तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट बिलीव में जब आप वापस 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप 2 दिन में ही एनसीईआरटी को फिनिश कर पाएंगे। तो ओवरऑल आप 10 दिन में एनसीईआरटी को फिनिश कर पाएंगे, और यहाँ पे आप 12 दिन में फिनिश कर पाएंगे। मैं आपको मोटा मोटी तौर पे जितने भी एस्पिरेंट है सबको एक साथ लेके देख रहा हूँ। अगर आप एक सच में ढंग से इन चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो 10th डे भी ज़्यादा बताए, आप इसको आराम से 7 से 8 दिन में दोनों बुकों को मिलाकर पढ़ सकते हैं। ये चीज़ आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी है। अगर आप इसको हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करते हैं तो एक टाइम के बाद आप पाएंगे कि ये टेक्निक हर एक सब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। अगर आपको बिलीव नहीं आ रहा देन मैं आपको पॉलिटी के लिए बता सकता हूँ। पॉलिटी के लिए अपन खोलते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए एनसीईआरटी देख लेते हैं, राइट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 9th की 8th की एनसीईआरटी को अपन देखते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, ये हमने 8th की एनसीईआरटी खोली है। इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़िए, जो कि दे रखा है सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग दे रखा है, ठीक है। इसके साथ में जो आगे की चीज़ें आपको पता होगी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया, क्या चीज़ें क्या है इसके बारे में बेसिक चीज़ें लिखी गई है। हम एनसीईआरटी को नहीं समझ रहे, हम समझ रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर चीज़ों को 90 डे में फिनिश कैसे करना है। ये हमने 8th के एनसीईआरटी के 2 चैप्टर पढ़े, आगे की भी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर आप यहीं पे क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाते हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस की है, यहाँ पे देखिए जो चैप्टर हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशलिज्म करके पढ़ी थी, वही चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चैप्टर 8 में देखने को मिल जाएगा सोशलिज्म करके। आप चीज़ों को समझिए, जो चीज़ हमने शुरुआत में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग पढ़ी थी वो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन करके आपको फर्स्ट चैप्टर देखने को मिल जाएगा। तो जो चीज़ें हम क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं वही चीज़ें आपको वापस से 11th और 12th में देखने को मिल रही है। तो हमें करना क्या है कि जो टेक्निक हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, हमें उसी टेक्निक को ऊपर से नीचे की तरफ लानी है।
आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ना तो ऊपर वाले चैप्टर को पढ़ने में हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट नीचे वाला को पढ़ने में बहुत कम टाइम लगेगा, नीचे वाले क्लास को पढ़ने में। तो ओवरऑल हम टाइम को बचा लेंगे और हमारा तरीका इतना सही रहेगा, इतना सॉलिड रहेगा कि हम जिस क्लास को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा रहे थे उसको हम कम टाइम में पढ़ पाएंगे। अक्सर इस बात को बोला भी जाता है कि अगर आप यूपीएससी की कोचिंग करने वाले हैं और अगर आपने कोचिंग की है तो आप, जो बंदा बिना कोचिंग किए एनसीईआरटी को पढ़ता है, जो बंदा कोचिंग करके एनसीईआरटी को पढ़ता है, पूरी कोचिंग होने के बाद में मानो कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी और अगर मैं आपको बताऊं कि अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप बहुत कम टाइम में एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने बेसिक चीज़ें क्लास में पढ़ ली है। तो अब आपको एनसीईआरटी में पढ़ने कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से एक एक बुक को आप एक एक दिन में फिनिश करेंगे। पेज कितने होते हैं? 100 से 110 पेज होते हैं और इतने पेज आराम से एक एस्पिरेंट पढ़ लेता है। अगर आपको यकीन नहीं है और अगर आपकी इतनी स्पीड नहीं है तो आपको मिनिमम 60 से 70 पेज पढ़ने की स्पीड तो एक टाइम के बाद में बनानी ही पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स की तो उसमें आराम से 60 से 65 पेज होते हैं एक टेस्ट सीरीज में, और एक बंदा रोजाना के 5 से 6 घंटे में एक टेस्ट सीरीज फिनिश करता है, पढ़ के रिवाइज करके उसके सेपरेटली उसका एनालिसिस करके। तो वो 5-6 घंटे में आराम से 60 से 65 पेज अगर आपके पढ़ने की स्पीड है तभी आप इस सिलेबस को कम टाइम में फिनिश कर पाएंगे। तो इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए और एक टाइम के बाद में आपको इतनी स्पीड बनानी चाहिए। और खासकर एनसीईआरटी जैसे सब्जेक्ट में, मान लिया कि आप एडवांस लेवल पे इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट बाकी चीज़ों में टाइम कम लगना चाहिए। ये हमने समझा 90 डे में चीज़ों को पढ़ना कैसे है। अगर हम डाउन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो चीज़ें टाइम ज़्यादा लगेगी, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो बिलीव में 90 डे मोर देन इनफ है इन चीज़ों को पढ़ने में। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू रीड एनसीईआरटी। लाइक पता भी तो होना चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, ठीक है। चैप्टर क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन है और ये उस साल का टफेस्ट क्वेश्चन में से एक था। अब आप ये देखिए, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था और लोगों को लग रहा था पूछा कहाँ से गया है, ठीक है। वैसे पूछा तो कहीं से गया था, किसी को नहीं पता है, बट मैं आपको सिर्फ कंटेक्स्ट बता रहा हूँ कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर मेरे पास में नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब देखिए, किसी भी बंदे को इतना नहीं पता होगा कि कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी से किसने कब इलेक्शन लड़ा था, तो इस स्टेटमेंट को वेग है, इसको अपन एक बार के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम द कंटेस्टिंग द वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज। इतना तो आपको पता होगा कि अगर हमने इस साल भी लोकसभा के इलेक्शन देखे तो आपको पता होगा कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है। अगर हम राहुल गांधी की बात करते हैं तो इन्होंने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था, जो कि आपको पता होगा कि एक तो इन्होंने वायनाड से लड़ा था और एक इन्होंने जहाँ से रायबरेली से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और हर साल, जैसे कि मोदी जी भी पिछले साल 2 जगह से लड़े थे, तो ऐसे हर एक आदमी मैक्सिमम 2 जगह से ही लड़ सकता है। तो ये स्टेटमेंट पहली नज़र में गलत हो जाता है, ठीक है। तो हम पहले से ये काट लेते हैं, फिर हम सेकंड और 2-3 में हमें कन्फ्यूज है। अब यहाँ पे देखिए, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल इफ ए कैंडिडेट कंटेस्ट इन ए वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूंसी his or her party should bear the cost of the by-election to the constituency vacated by the him in the event of him winning all the constituency। कहने का मतलब, अगर एक कैंडिडेट 2 से 3 जगह से इलेक्शन लड़ता है और अगर वो वहाँ से जीत जाता है, फिर वो सीट किसी 2 जगह पे सीट उसको वैकेंट करनी पड़ेगी। मानो कि जैसे कि राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी ने रायबरेली से भी ये जीते हैं और वायनाड से भी जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रायबरेली की सीट से अपने एमपी बनने को स्वीकार करते हैं और वायनाड की सीट को ये लीव करते हैं। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि अब राहुल गांधी की पार्टी को यहाँ के इलेक्शन का खर्चा उठाना पड़ेगा। लॉजिकल सोचिए, ऐसा अगर होगा तो कोई भी लोकल कैंडिडेट जिसके पास में फंडिंग नहीं है तो वो तो इसको कर नहीं पाएगा, और जो बड़ी पार्टियां हैं वो हर एक जगह पे हर एक कैंडिडेट को 3 जगह से खड़ा कर देंगे। तो ये ओवरऑल तो ये लॉजिकल नहीं हो पाएगा ना। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि आपको तो इतना नॉलेज नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ कहने की बात नहीं। अगर आप पूरी लक्ष्मीकांत और ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपकी ये लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो जाएगी। और ये डेवलप कैसे होती है? पीवाईक्यू को पढ़कर। अब मैं आपको सिर्फ समझाना क्या चाह रहा था, मैं ये नहीं समझा रहा था कि पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है। ये तो वैसे भी अपन काट के इसको डायरेक्ट सेकंड स्टेटमेंट आ सकते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट ये था। अब हम समझते हैं कि स्टेटमेंट आया कहाँ से था। जब ये 2022 में क्वेश्चन आया था ना, ऑलमोस्ट सभी टीचर और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये देवीलाल शर्मा वाला जो देवीलाल वाला जो क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछा गया। अब इसका जो कंटेक्स्ट है वो आप समझते हैं। अगर आप क्लास 9th की एनसीईआरटी को उठाते हैं तो अगर आप यहाँ पे आते हैं इलेक्शन वाले पोर्शन में, अगर हम क्लास 9th की एनसीईआरटी देखें तो ये मेनली इलेक्शन के ऊपर ही बनी हुई है। तो हम इस पेज नंबर 74 पे आते हैं।
ओके, डेमोक्रेटिक राइट। और अगर आप ओवरऑल 74, अगर हम पेज नंबर 74 पे आते हैं तो आई थिंक वी आर ऑन द, हमें पीछे जाना चाहिए। ओके, ये जो था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करके था। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे चैप्टर के शुरुआत में ही आपको देवीलाल का जिक्र देखने को मिलता है, जो कि हरियाणा से लड़ रहे थे। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने 1991 में यही व्यक्ति लड़े थे, लेकिन इनकी पार्टी जीती नहीं थी। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो समझ में आ रहा है आपको कुछ एक कंटेक्स्ट कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बनते नहीं है, पर रिलेटेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी से अभी भी बन रहे हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैं आपको क्यों समझा रहा था कि आपको एनसीईआरटी पढ़ते वक्त इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ चीज़, अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी कि आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया, तो अब आपको ये रटने नहीं बैठना है कि यहाँ पे एक देवीलाल करके नाम आया था 1991 वाला, आपको रट के नोट्स बनाने लग जाए। आपको ये लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर एलिमिनेशन हो जाता है। हम लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं और वो सही हो जाता है। मैंने आपको एक तरीका बताया कैसे लॉजिकल रीजनिंग लगानी है। तो ये तरीका था एनसीईआरटी को पढ़ने का कि एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त ऐसा नहीं कि अगर आपको पीवाईक्यू में कोई ऐसा वेग स्टेटमेंट आ गया और उसी के ऊपर लग जाना है, ये तरीका आपको फॉलो नहीं करना है। अब हम समझते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, उस बात को समझते हैं। पहला तो ये था कि आपको अप से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है और एनसीईआरटी कितने रिलेवेंट होते हैं, ये भी आपको समझाता हूँ। जिसके अभी मैं खोली थी तो मुझे एक वर्ड देखने को मिला कसो करके, तो यहीं से मैं आपको समझाता हूँ, जो हमने 74 पेज भी खोला था। ओके, सो दिस वन, सो हम यहाँ पे खोल रहे थे और यहाँ पे हमको एक चैप्टर देखने को मिल रहा था, डेमोक्रेटिक राइट एंड ओके, सो एथनिक मैसेकर इन द कोसोवो। और आप पाएंगे कि अगर आप 2023 का 2024 का मेन करंट अफेयर्स उठा के देखते हैं तो आपको कोसोवो वर्सेज सर्ब का जो ये एथनिक वायलेंस है, ये आपको अभी भी सुर्खियों में देखने को मिलता है। तो अब इस बात को समझिए कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, वो अभी तक रिलेवेंट है। तो चीज़ें ऐसी है कि जो चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं करंट में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन, अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं और अगर आपको नेक्स्ट ईयर करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड आता है तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है। तो करंट अफेयर से क्या चीज़ें बनती है वो भी आपको पढ़नी चाहिए। अब हम समझते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे। अगर आप किसी भी चैप्टर को उठाते हैं तो शुरुआत में तो आपको ओवरव्यू दे रखा है, इसमें तो आपको उलझना नहीं है। अब आप इस चीज़ को समझिए कि आप जब फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो आपको बेसिकली एज ए नॉवल की तरह एनसीईआरटी को पढ़ते जाना है। फिर नाउ आप सेकंड स्टडी में आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे कुछ एक फैक्ट यहाँ पे देख रखे हैं, जैसे कि प्रिजन ऑफ द ग्वांटेमो बे के बारे में जो फैक्ट लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। सऊदी अरेबिया के राइट, सिटीजन राइट के बारे में चीज़ें लिखी हुई है, या कोसोवो के बारे में चीज़ें लिखी हुई है। आपको करना क्या है, बेसिकली इसके शॉर्ट नोट्स अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और कितनी, जैसे कि अगर ये पूरा चैप्टर आपको 20 से 25 पेज में देखने को मिलता है तो आपको मुश्किल से इसके नोट्स बनाना चाहिए, वो 4 से 5 पेज के अंदर निपटा लेना चाहिए। मैं मुश्किल से बता रहा हूँ, मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए 2 या 3 पेज में इन चीज़ों को बताना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए कि लाइक अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ इतना सा समझ में आता है कि कोसोवो और सर्ब के बीच में एथनिक वायलेंस चल रहा है, तो आपको सिर्फ इतनी सी जानकारी को मेंशन करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है। अगर आप ऐसा छोटी छोटी चीज़ों को बनाकर लिखना जानते हैं तो आप याद करेंगे कि आपको पूरी एनसीईआरटी ज़्यादा पेज की मिलती नहीं है, कि ये एनसीईआरटी जो आपको 120-125 पेज की देखने को मिलती है, इसका नोट्स आप मुश्किल से 25 से 30 पेज में बना लेंगे। और यही चीज़ आपको बार बार पढ़नी है। एक तो आपको इसका ध्यान रखना है, सेकंड थिंग जो मैंने आपको पीवाईक्यू का तरीका बताया उसको आपको फॉलो करना है। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे ना, एज ए नॉवेल की तरह पढ़ना है। आप किसी भी चैप्टर को उठाए, पूरी बुक को नॉवेल की तरह नहीं पढ़ना है। ये तरीका नहीं रखना है कि हम पहले नॉवेल की तरह पूरी बुक पढ़ेंगे, ये तरीका नहीं रखना है। जैसे कि आज सुबह 8 बजे एनसीईआरटी पढ़ने बैठे तो व्हाट यू शुड डू, लाइक हम चैप्टर नंबर 5 से शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे नॉवेल की तरह उठाएंगे और इसको पढ़ना शुरू करेंगे, जितने भी इसके पेज है पढ़ डालेंगे, और फिर एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर वापस से शुरू करेंगे इसी बुक को पढ़ना। और इस समय हम हाईलाइटर लेके बैठेंगे। एक ही दिन में एक ही चैप्टर को 2 बार पढ़ना है, तभी आप चीज़ों को सही से रिकॉल कर पाएंगे और तभी आपको पता चलेगा कि आपने किन किन चीज़ों को छोड़ा और किन किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी चीज़ें आपको सही से बनानी है। वैसे मैं एक वीडियो बना के आपको दूंगा कि नोट्स कैसे बनाने, यहाँ पर अपन जिक्र नहीं कर सकते सिर्फ नोट्स के बारे में, वो डिटेल वीडियो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, चीज़ों को एक एक चीज़ को कैसे रिवाइज करना है और किन किन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देना है। ये चीज़ यहाँ से समझिए। इसके साथ में 2-3 चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और अगर आपको यूट्यूब पे एनसीईआरटी के लेक्चर देखने को मिल जाते हैं, लाइक आप जब इन्वायरमेंट और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको एनसीईआरटी में थोड़ी सी दिक्कत होगी, या आपको समझ में आएंगे नहीं। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हैं और आप लेक्चर देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में ओवरऑल हेल्प होगी। बट इस बात को ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज़ के लिए यूट्यूब के लेक्चर देखना भी आपको पैरालाइज कर सकता है। तो आप पहले कोशिश करेंगे कि बुक से पढ़ने की।
अगर आपको समझ में आता है तो आप बुक से ही पढ़ डालिए, बुक से पढ़ने में टाइम कम लगता है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे आ सकते हैं। बाकी तरीका ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे तो आपको पढ़ने में कम टाइम लगेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन सबके साथ में अगर मैंने आपको पॉलिटी की बात की, अगर आपको पॉलिटी के डिटेल नोट्स की नीड है, जो चीज़ आप एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि आपको डिटेल नोट्स की नीड है, देन यू कैन टेल मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। मैं आपको कंप्लीट नोट्स टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर भी देखने को मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप पे बात कर सकते हैं। इन सभी के साथ में यहाँ पर मैंने इन्वायरमेंट के नोट्स भी बना रखे हैं, तो आपको अगर इन्वायरमेंट के नोट्स की नीड है तो आप मेरे से डायरेक्ट मांग सकते हैं। सो ये सारा तरीका था चीज़ों के बारे में जो बताने का। इन सबके साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम के माध्यम से आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग जितने भी डाउट है वो सॉल्व हो जाएंगे। और अभी टेलीग्राम पे मैंने जैसे कि सारी एनसीईआरटी तो डाल ही रखी है, जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है वो, इन सबके साथ में यहीं पे हमने टेलीग्राम पे एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया है जो कि एस्पिरेंट के लिए है, जो कि आपको इसी टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। इन्फो यूपीएससी 2025 एस्पिरेंट ग्रुप करके, यहाँ पे आपको बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ में बातें करने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, सो इस कारवा को हम बढ़ाते हैं और चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस टाइप के वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।